दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं। पिछले कुछ वीडियो से हमारा अध्ययन ऋग्वैदिक काल पे चल रहा था। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति को समझेंगे। जैसा कि हम पहले कुछ वीडियो से लगातार ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता का भी तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो उसी दृष्टिकोण से फिर से हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक परिस्थिति को समझेंगे और साथ ही हम उन बदलावों पर भी चर्चा करेंगे जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दौरान हमें राजनीतिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलते हैं। चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो का नोट्स जरूर बनाएं। हालांकि मैं इसका PDF इसके टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर देता हूं वीडियो के जस्ट अपलोड होने के बाद, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है वो प्रिपेयर्ड है इसी यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देखेंगे, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है। लगभग 35 के आसपास लेक्चर आ चुके हैं, तो उसे आप उसी क्रम में देखें जिस क्रम में वीडियो डाला गया है, वीडियो नंबर 1, 2, 3 सीरीज वाइज, और उसका नोट्स बनाइए। साथ में उसका PDF जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है इसके टेलीग्राम चैनल इतिहास तरंगिणी पे ही, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति को समझा था, वहाँ हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल का जो राजा था वह बहुत कम मात्रा में शक्ति को धारण करता था। उसके पास उतनी निरंकुश शक्तियाँ नहीं थीं जैसा कि हम अपेक्षा करते हैं किसी भी राजतंत्र में। जहाँ राजा का पद होता है तो राजा में जिन शक्तियों को हम शक्तियों के बारे में जो हम सोचते हैं कि उस राजा में निहित होगा, वैसी शक्तियाँ ऋग्वैदिक काल में राजा में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में हमने 3 प्रमुख संस्थाओं को देखा था, राजनीतिक जो 3 संस्थाएं थी। पहली संस्था हमने देखी थी विदत, जो विश्व में सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी, वो हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। इसके बाद हमने एक संगठन देखा था जिसका नाम था सभा, और एक हमने देखा था जिसका नाम था समिति। ऋग्वैदिक काल में हमने राजा की शक्तियों पे अंकुश देखा था कि अंकुश लगाए गए हैं। राजा कंट्रोल्ड वे में काम करता था, उसके पास बहुत सीमित शक्ति थे। वह मुख्य रूप से सभा और समिति जैसे और विदत जैसे जो संगठन थे, इन संगठनों के द्वारा ही शासित होता था राजा। अब उत्तर वैदिक काल में हम क्या पाते हैं? उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में राजा मजबूत होता है, सशक्त होता है। इसके हाथ में और अधिक शक्तियां आती हैं। राजा अब निरंकुश होने के तरफ बढ़ चुका है। अगर इस बात को आप समझें क्रमवार, तो क्रोनोलॉजी को समझिए बढ़िया से। उत्तर वैदिक काल में हो क्या रहा था? उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि अब आयरन यानी लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे के आविष्कार ने, खोज ने कृषि को बल दिया। कृषि उत्पादन बढ़ गया। जो व्यावसायिक दृष्टिकोण था समाज का वो कृषि की ओर हो गया, कृषि बढ़ गया। कृषि के उत्पाद बढ़ने से जो संपत्ति की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में सामुदायिक अवधारणा थी, संपत्ति पे सामुदायिक अधिकार की जो अवधारणा थी, वह हमें उत्तर वैदिक काल में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा की ओर दिखती है कि अब जो संपत्ति की अवधारणा थी वो व्यक्तिगत स्तर पे होने लगी। लोग अपनी जमीनों पे रुक कर खेती करने लगे, ठीक है, और संपत्ति इकट्ठा करने की जो चेष्टा थी वह व्यक्तिगत स्तर पे आ गई। व्यक्तिगत संपत्ति ने समाज में विषमता को जन्म दिया, सामाजिक विषमता को, अमीर गरीब जैसी जो विषमता है उसको जन्म दिया, और इस विषमता ने समाज में संघर्ष की स्थिति को पैदा किया। देखो, जो लोहा है उससे कृषि का विकास हुआ, कृषि के विकास ने व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को जन्म दिया, और जब संपत्ति की अवधारणा व्यक्तिगत स्तर पर आती है तो समाज में विषमता की स्थिति आती है। इस कारण समाज में यदाकदा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इस संघर्ष के कारण सुरक्षा जैसे पहलुओं पर ध्यान देना किसी भी समाज के लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे पुलिस व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना,
और अन्य जो सामाजिक दृष्टिकोण से सुरक्षा की जो नीतियाँ हैं उसको तय करना। लिहाजा इस संदर्भ में राजा का जो महत्व था सोसाइटी में वह बढ़ गया पहले से। तो ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि राजा का महत्व उतना नहीं था जैसा कि हम अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। यहाँ से राजा अब नियमित रूप से टैक्स लेना शुरू कर देता है, कर लेना शुरू कर देता है। राजा इतना मजबूत क्यों हो रहा है और मजबूत होने के साथ साथ वो क्या क्या कार्य कर रहा है उसको समझते हैं। तो अब जो राजा है वो नियमित रूप से टैक्स लेना शुरू करता है, कर लेना शुरू करता है। किसी भी राज्य प्रशासन को चलाने के लिए उसके पास संसाधन होने चाहिए, तो संसाधन जुटाने के रूप में वह कर को अब सुनिश्चित कर देता है कि आपके उपज का इतना हिस्सा भाग मुझे मिलना चाहिए। हमें अभी भी ज्ञात रहना चाहिए कि मुद्रा का प्रचलन अभी भी नहीं हुआ है वैदिक काल में। तो जो कर है वो अनाज के रूप में या किसी अन्य रूप में ही लिया जाएगा, मुद्रा के रूप में नहीं। तो जो कर है वो नियमित रूप से मिलने लगा। इससे राजा के राजस्व में वृद्धि हुई। राजस्व में वृद्धि होने से सुरक्षा के लिए अब राजा स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया। सेनाएं पहले भी थी, ऋग्वेद में भी हमने दशराज युद्ध की चर्चा की थी, यानी कि युद्ध पहले भी हुए हैं, लेकिन जो सेना का संगठन होता था वो स्थायी नहीं होता था। वो कबीले आपस में युद्ध के समय एक साथ आते थे, फिर दूसरे कबीलों पे आक्रमण करते थे। लेकिन अब राजा क्या कर रहा है कि वह पहले से ही अब अस्थायी सेना रखता है। पहले क्या होता था कि लोग खेती कार्य में, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जब आवश्यकता पड़ी तो वो सेना के रूप में संगठित हो गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं, राजा के पास राजस्व इतना आ जाता है कि वह सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में देने हेतु उसके पास राजस्व पहले से है, और इसी कारण वह अब इस सेना अस्थायी रूप से रख सकता था। अब अस्थायी रूप से सेना रखता है तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र भी जुटाने पड़ेंगे, और अस्त्र शस्त्र पुनः युद्ध को जन्म देते थे। तो उत्तर वैदिक काल में युद्ध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। इस कारण से राजा का महत्व बढ़ने लगा। युद्ध की बात करें, जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल में युद्ध के बारे में पढ़ा था, मेन जो हमने दशराज युद्ध के बारे में पढ़ा था, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में जो युद्ध हो रहे थे, तो जो पॉलिटिकल एंटिटीज थी, प्रांत थे जिन्हें हम जन कहते थे, ये जो छोटे छोटे जन थे आपस में युद्ध करके एक दूसरे को साम्राज्यवाद का, क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट रूप में जनपद में बदल रहे थे। दो बड़े बड़े जन मिल गए, लड़ गए, एक ने दूसरे को ओवरटेक कर लिया और फिर वो जनपद के रूप में विकसित हुए। उदाहरण के लिए भरत जन और जो पुरु जन था वह मिलके कुरु जनपद बन गए, जिसे हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो भरत जन और पुरु जन जब मिले तो कुरु जनपद का जन्म हुआ। वैसे ही तुर्वस जन जो है और साथ में उसके कृवि जन, ये मिले तो पांचाल जनपद का उदय हुआ। जो हम पांचाल नरेश पढ़ते हैं, पांचाली का हम जो पढ़ते हैं ग्रंथों में, तो ये वही पांचाल जनपद है। और यही जनपद आगे चल के महाजनपद में बदलते हैं, और यही महाजनपद, 16 महाजनपद एक एक करके एक दूसरे के साम्राज्यवादी नीति के शिकार होते हुए अंत में साम्राज्य के रूप में विकसित होते हैं। और हम पहला जो बड़ा साम्राज्य पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। तो जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद, और फिर महाजनपद एक होकर साम्राज्य का रूप धारण करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जन का महत्व समाप्त हो गया, कि जन आपस में संघर्षरत रहते थे और फिर वो एक दूसरे में उनका विलय हो जाता था, और विलय होने के परिणाम स्वरूप जनपद का महत्व बढ़ने लगा और जनपद अस्तित्व में आने लगे। जन जब तक था तब तक लोहा नहीं था, जनपद आया, लोहा का आविष्कार हो चुका था, उसके कारण जनपद बना। अब लोहे का आविष्कार और लोहे का अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन था वो बड़े स्तर पर होने लगा। तो 16 महाजनपदों की चर्चा हम करते हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के सीरीज में कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में मिलता है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की जो ऐतिहासिक चर्चा है वो दो जगह पे हुई है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। ये याद होगा आपको। और यही 16 महाजनपद जो बड़े बड़े नगरों का विकास होता है, जिससे हम द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं, ये आगे चल के वापस एक दूसरे से संघर्ष करते हैं और फिर वो साम्राज्य का रूप लेते हैं। हम देखते हैं कि राजा की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आते हैं।
तो राजा की स्थिति में क्या परिवर्तन है? ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जब हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं तो राजा के शक्तियों में क्या परिवर्तन आते हैं या राजा के पद में क्या परिवर्तन आते हैं? तो पहला परिवर्तन हम देखते हैं कि राजा का पद अब पैतृक हो गया, यानी वंशानुगत हो गया। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाली अवधारणा अब स्थापित हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति ही राजा चुनते थे। जो पॉलिटिकल एंटिटीज थी, जो संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थे ऋग्वैदिक काल में, उन संस्थाओं के द्वारा राजा का चुनाव होता था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पैतृक यानी वंशानुगत हो गया। साथ ही राजा अपना भय दिखाने हेतु दिखावटी मान मर्यादाओं की शुरुआत कर देता है, जैसे कि राज्याभिषेक करना है। यही उत्तर वैदिक काल में ही राज्याभिषेक की शुरुआत होती है। राज्याभिषेक के समय हम देखते हैं कि 17 प्रकार के जल, 100 छिद्र वाले सोने के पात्र की आवश्यकता होती थी। ये दिखावटी जो ओहदे को बड़ा दिखाना, लार्जर देन द लाइफ दिखाना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के, वैसा यहाँ पे प्रक्रिया प्रारंभ हो गया राजा के संदर्भ में। तो राजा की शक्तियों को बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा था। इस कालखंड में राजा कुछ उपाधियां भी धारण करता है जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र थे उत्तर वैदिक काल में, जैसे पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में और मध्य भारत के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में, दक्षिण में हम देखते हैं कि वह अन्य अन्य नामों से उपाधि धारण करता है। याद रहे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, स्टेट पीसीएस में, लोअर एग्जाम्स में भी, एसएससी के एग्जाम्स में या पीसीएस के एग्जाम्स में भी ये सवाल यहाँ से आया हुआ है कि जो राजा था वो पूर्व में जो राजा हुआ करते थे, जैसे पाटलिपुत्रा के आसपास के क्षेत्र में जो राजा हुआ करते थे वो कौन सी उपाधि रखते थे? तो सम्राट। जैसे हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, उसे सम्राट अशोक के नाम से जानते थे। जो उत्तर में हुआ करते थे, उत्तर के दिशा में, वो राजा विराट की उपाधि धारण करते थे। इसी प्रकार पश्चिम में स्वराट की उपाधि धारण करते थे और दक्षिण में भोज की। हमने राजा भोज का नाम सुना है, तो दक्षिण में राजा भोज का उपाधि धारण करते। ये दक्षिण से आप दक्षिण भारत ना समझिएगा, वह दक्षिण जिस क्षेत्र में आर्यों का विस्तार था उत्तर वैदिक काल तक। हमने आर्यों के विस्तार पर चर्चा किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो आर्यों का जो विस्तार रहा है उत्तर वैदिक काल में, उस विस्तार के दक्षिण क्षेत्र में वो उपाधि धारण करते थे भोज का। और मध्य भारत में जो राजा थे, मतलब मध्य क्षेत्र में, अपने विस्तार के मध्य क्षेत्र में वो राजा ही उपाधि धारण करते थे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि पूर्व में जो राजा थे वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य भारत में राजा। नोट मेंशन करेंगे कॉपी में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कि राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत हमें कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अब ध्यान देंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो सभा और समिति था, इसका महत्व बना रहा। हमने देखा था दो महत्वपूर्ण समितियां थी, सभा और समिति, जिनको कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और जो पहली संस्था थी, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्था थी, विदत, उसका महत्व समाप्त हो गया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आते आते जो 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, विदत, सभा और समिति, उसमें से सभा और समिति का महत्व बना रहा, लेकिन जो विदत थी इसका महत्व समाप्त हो गया। अब देखते हैं राजा का जो काउंसिल था, मिनिस्टर का काउंसिल था, जिसकी सलाह से वो कार्य करता था। उसके काउंसिल में जो बड़े बड़े पद थे वो कौन थे? राजा की सहायता हेतु 12 रत्नियों का, रत्नियों मतलब जो सलाहकार थे, मेंबर थे काउंसिल के, उनका उल्लेख मिलता है। उसमें से कुछ प्रमुख है, 8-9 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो जो सबसे पहला प्रमुख जो इसका रत्नी था वह था पुरोहित। पुरोहित प्रमुख परामर्शदाता था, कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं। जो कैबिनेट स्तरीय जो मंत्री होते हैं आज के, उस स्तर पे मान सकते हैं कि राजा के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वह थे पुरोहित, उन्हें हम पुरोहित कहते थे। अगला है सेनानी। सेना का संगठन करने वाला सेनानी कहलाता था। जो राजा की सबसे प्रिय पत्नी होती थी, प्रिय रानी होती थी, वह होती थी महिषी। यह भी उसके 12 रत्नियों में शामिल थी, महिषी। चौथा है भागदूत, 5वां है सूत, पालागल, गोबीकर्ता, अक्षयवाय और प्रतिहार तथा द्वारपाल। जो भागदूत था वह संग्रह करता था, कर संग्रह।
जो सूत था वह राजा का सारथी था। जो पालागल था वह बहरूपिया था। राजा का मनोरंजन करने वाला व्यक्ति हुआ करता था पालागल। जो गोवी करता था वह था वनों का रखवाला या गायों की देखभाल करने वाला। जो अक्षयवाय था वह राजा का जुआ के खेल में मदद करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। जो प्रतिहार या द्वारपाल था वह राजा का अंगरक्षक था। यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि फिर भी मैंने बता दिया है। तो इससे ज़्यादा नहीं जानना है आपको उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक आपने देख लिया है तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाइए इतिहास तरंगिणी में, वहाँ पे PDF इसका अपलोडेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल के अन्य खंड को लेके, इसके सामाजिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। फिर हम सूत्रकाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम 16 महाजनपदों पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम ऋग्वैदिक जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।